हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो आज चलिए हम पढ़ेंगे मानचेस्टर वर्कशॉप में, जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है। ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है मानचेस्टर वर्कशॉप। उसमें जो एग्ज़ाम हुआ है एलडीसीई का, जो कि 21 मार्च 2021 को हुआ है, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर देखने से पहले देखते हैं इसमें क्या क्या खासियत है। एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेई वर्कशॉप इन मैट्रिक्स लेवल 6 ऑफ 7th CPC अगेंस्ट 25% कोटा का जो एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम है। और जिनका वैगन नहीं है, सिर्फ कैरेज है, क्योंकि मंजेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप है। ठीक है, और ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है, तो उसका क्वेश्चन है। इसमें वैगन का नहीं आएगा। CNW वाले भी वीडियो को देख सकते हैं। जिनका वैगन नहीं सिर्फ कैरेज है, उनके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इस पूरे 110 क्वेश्चन को आपको रट लेना है, क्योंकि इस सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो इंट्रोडक्शन देख लें, इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन एक बार पहले से पढ़े हुए रहेंगे तो पहले आपको मालूम रहेगा, अंदाज़ा रहेगा, वहाँ टाइम का बचत होगा। चलिए देखो, कैंडिडेट आर एडवाइज टू राइट देयर नेम। ठीक है, उनका नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, एग्जामिनेशन डिटेल लिखना है इन देयर हैंड। ठीक है, अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, स्पेस जो अलाउड कर किया जाएगा उसी में लिखना है। OMR शीट डू नॉट राइट देयर डिटेल्स एंड एनी अदर इंडिकेशंस, मतलब कि और जो डिटेल्स है जो पूछे वही देना है, इसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं देना है। ठीक है, द आंसर आर टू बी मार्क्ड ऑन OMR आंसर शीट ओनली। OMR शीट पर ही जो आंसर है उसका मार्क लगाना है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है। देर आर 110 क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप विथ 4 आंसर ऑप्शन एंड द एग्जामिनेशन हैज़ टू आंसर ए मैक्सिमम। 110 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें 100 ही आपको लगाना है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में वही चल रहा है। इन केस ऑफ, पाँचवा देखिए, इन केस ऑफ एग्जामिनेशन आंसर मोर देन 100 क्वेश्चन, द फर्स्ट अटैम्प्ट 100 क्वेश्चन विल बी टेकन फॉर एवेल्यूएशन। मतलब कि अगर 100 से कुछ ज़्यादा अगर लगा देते हैं, 5 क्वेश्चन लगा देते हैं, तो जहाँ तक गिनती में आपको 100 आएगा वहीं तक उसका काउंटिंग होगा। ठीक है, कटिंग, ओवर राइटिंग, इरेजिंग एंड और अल्टरनेशन ऑफ एनी टाइप इन आंसर विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड 0 आपको मार्क दिया जाएगा। ठीक है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर करेक्ट आंसर। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 ऑफ अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन विल बी, यानी कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्जामिनेशन आर एडवाइज टू, एग्जामिनी आर एडवाइज टू गो थ्रू द कंप्लीट क्वेश्चन विद इन 15 मिनट ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एनी डाउट क्लैरिफिकेशन। आफ्टर दैट डू नोट डाउट आर इंटरटेन्ड। मतलब कि जो एग्ज़ाम है कंप्लीट करना है विद इन 15 मिनट ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। 15 मिनट जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद जो है, यही सवाल तो फालतू चीज़ है। उसके बाद नौवा देखिए, द इंस्ट्रक्शंस लेड डाउन ऑन OMR शीट शुड बी फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट। द ओनली ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है। द एग्जामिनेशन अलॉटेड टू ब्रिंग मोबाइल फोन वगैरह नहीं लाना है। OMR शीट वंस प्रोवाइड टू बी रिप्लेस्ड एनी सर्कमस्टेंस, ये वो OMR शीट दिया जाएगा। तो यही सब है। कटिंग ओवर राइटिंग सब चलेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन आर्क वेल्डिंग आईज नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। जो आर्क वेल्डिंग होता है इसमें आई को किससे प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो क्या उसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज, दोनों उसका कारण है। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं या कितनी बार भी देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर जो मटेरियल कोट किया जाता है उसको फ्लक्स कहा जाता है। वेल्डिंग करने का जो इलेक्ट्रोड होता है ना, उस पर से इस तरह से मोटा मोटा लगाया जाता है। पटाखे में जो लगाते हैं हम लोग ना, उस तरह से आपको दिखेगा, उसको फ्लक्स कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग। जो इलेक्ट्रोड होता है 4 mm का भी होता है, 3.15 mm का भी होता है, तो उसको कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा इलेक्ट्रोड हमको यूज करना है। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड के हिसाब से। जैसे उसका जो क्राइटेरिया सिलेक्शन का होता है, मटेरियल
मटेरियल टू बी वेल्डेड, टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, थिकनेस ऑफ मटेरियल के हिसाब से उसको सिलेक्ट किया जाता है। मटेरियल का थिकनेस कितना है, अब मटेरियल का थिकनेस एकदम पतला है, ठीक है, तो उसको कौन सा यूज़ करना है, एकदम मोटा है तो उसको कौन सा यूज़ करना है, उसके आधार पर निर्भर करता है। तो आप इसको इतना याद रखिए कि थिकनेस ऑफ मटेरियल के हिसाब से उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय, जो करंट का वैल्यू है, जैसे करंट हम जो वेल्डिंग के लिए जो मशीन यूज़ करेंगे उसमें करंट कितना रखेंगे वो किस पर डिसाइड करता है, तो वो जो डिसाइड करता है साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, लेंथ ऑफ वेल्डिंग, थिकनेस ऑफ प्लेट, स्पीड ऑफ वेल्डिंग, मतलब कि साइज ऑफ इलेक्ट्रोड के हिसाब से उसको, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टॉर्शन इन वेल्डिंग अक्योर्स ड्यू टू, इसका आंसर जो हो जाएगा 5 का, यूज ऑफ एक्सेसिव करंट, ठीक है, यूज ऑफ एक्सेसिव करंट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लेम ऑक्सीजन इज ऑफ सेम प्रोपोर्शन विथ एसिटिलीन, मतलब कि जो एक वेल्डिंग का एक रेशियो होता है कि इसमें जो ऑक्सीजन और ये जो एसिटिलीन गैस है, जैसे कि कटिंग जो करते हैं उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन कितना रखें, उसका इससे संबंधित आपको 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तीनों क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। देखिए फ्लेम 3 प्रकार के होते हैं, फ्लेम तीनों आपको आज बता दिया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्लेम 3 प्रकार होता है। एक में क्या होता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों बराबर मात्रा में यूज किया जाता है, 1:1, ठीक है, तो उसको कहा जाता है न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और एसिटिलीन कम होता है, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहा जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम होता है, ठीक है। कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि एसिटिलीन ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है, तो उसमें कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम कहा जाता है। तो आपको इसमें क्या पूछा है, सेम प्रोपोर्शनल, सेम अनुपात उसका होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल फ्लेम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर में बी जनरेटेड, जो आर्क वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग, उसमें जो टेम्परेचर कितना जनरेटेड होता है, तो इसका आंसर जो है हर जगह अलग अलग मिलता है। आप तो इसका जो यहाँ हम आंसर इसको मानेंगे 5500 डिग्री सी, कहीं 6,000 से 7500 डिग्री सी देता है, कहीं 5000 से 6000 देता है, तो ये 5500 डिग्री सी यहाँ इसका आंसर हम लगाएंगे, क्योंकि 8000 नहीं होता है और 1500 से 1000 तो होता ही नहीं है, 5500 यानी 5500 डिग्री सी उसका जो जनरेट होता है टेम्परेचर आर्क वेल्डिंग में, वो 5500 डिग्री सी यहाँ आंसर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आर्क वेल्डिंग यूज फॉलोइंग इलेक्ट्रोड सप्लाई, जो आर्क वेल्डिंग है यूजेज क्या करता है, किस प्रकार के इलेक्ट्रिक सप्लाई लेता है आर्क वेल्डिंग, ये पूछ रहा है। तो आर्क वेल्डिंग जो है एसी और डीसी दोनों वेल्डिंग से काम हो जाता है आर्क वेल्डिंग, ठीक है, एसी और डीसी दोनों से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ज़्यादातर एसी से किया जाता है लेकिन डीसी से भी होता है। विच फ्लेम इज सूटेबल फॉर कटिंग ऑपरेशंस, कौन सा फ्लेम जो है कटिंग ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा मात्रा में कटिंग जो है किससे किया जाता है, न्यूट्रल फ्लेम से कटिंग किया जाता है। मैक्सिमम अगर पूछे और सूटेबल अगर पूछे तो आप न्यूट्रल फ्लेम लगाएंगे। तीनों फ्लेम हमने आपको बताया है, कॉपी में आप उसको ले सकते हैं। टू रेसिस्ट रोलिंग मोशन ऑफ कोच, ये पूरा जो क्वेश्चन है वेल्डिंग का मेरा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जो अभी हम पूरा फ्लेम के बारे में, वेल्डिंग के बारे में अभी तक जो क्वेश्चन चला है वो पूरा मिल जाएगा। टू रेसिस्ट रोलिंग मोशन ऑफ कोच, ठीक है, द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच, जो रोलिंग मोशन जो होता है उसको जो उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कि कर्व रोल कहा जाता है, ठीक है, एंटी रोल बार, तो आप इसका आंसर लगाएंगे एंटी रोल बार, कर्व रोल सॉरी एंटी रोल बार, जो इस तरह का रहता है, ठीक है, इस तरह का रहता है, जो कि बोलिस्टर के आसपास में वो लगता है ये, ठीक है, इसको एंटी रोल बार कहते हैं। ओके, कर्व रोल जो गाड़ी कर्व पर आती है तो उसको नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर 10 का क्या हो जाएगा, एंटी रोल बार हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, LHV कोच रूफ स्ट्रक्चर, ठीक है, साइड वॉल एंड इंड वॉल आर मेड ऑफ। जो LHV कोच का रूफ स्ट्रक्चर साइड वॉल और इंड वॉल किससे बना होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फेरेटिक स्टील आंसर होता है, ठीक है, फेरेटिक स्टील, फेरेटिक स्टील। इसको SS 409 mm, SS 409 mm भी इसको ऑप्शन में आ सकता है, सिर्फ ये ना दे के ये भी दे सकता है, तो SS 409 mm भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, LHV कोच ऑफर्स बेटर पैसेंजर सेफ्टी ड्यू टू। LHV कोच जो है बेटर जो पैसेंजर सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो इसका क्या कारण है, तो ये पूछ रहा है। तो क्या है, यूज़ द फ्री फायर रिटार्डेंट मटेरियल फॉर फिनिशिंग, ठीक है। फायर रिटार्डेंट जो मटेरियल होता है, सीट का जो कवर वगैरह होता है, सब फायर रिटार्डेंट होता है। प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी ओपन एबल विंडो है, वो सही बात है। वर्टिकल इंटरलॉकेट सेंटर बफर कवर है, ये भी सही बात है, सेंटर बफर कपलर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है, mm में पूछ रहा है। तो mm में माइक्रोन बहुत ही छोटा होता है, ये यूनिट बहुत ही छोटा होता है, तो जो है ये इसका हो जाएगा 0.001 mm, ठीक है, 0.001 mm। तो ये डी में है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 आराम से पढ़ना है। ए फीलर गेज इज यूज टू चेक, फीलर गेज को क्या चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है क्लियरेंस बिटवीन टू सरफेस को चेक करने के लिए किया जाता है, क्लियरेंस बिटवीन टू सरफेस, ठीक है। तो क्लियरेंस बिटवीन टू पार्ट्स दिया है, तो इसका आंसर डी ले लेंगे, इसका आंसर डी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। थोड़ा क्लीन नहीं आया है मेरे पास क्वेश्चन, लेकिन आप समझ जाइएगा। चलिए, विच प्रोसेस इज यूज टू रिपेयरिंग ऑफ ट्रैक एंड स्पोक्स ऑफ ड्राइविंग व्हील्स। जो ड्राइविंग व्हील्स का स्पोक्स होता है और ट्रैक का रिपेयरिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, कौन सा वेल्डिंग यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो है थर्मिट वेल्डिंग आंसर होगा। जो ट्रैक का रिपेयरिंग वगैरह होता है वो थर्मिट वेल्डिंग से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। LHV कोच हैव बीन प्रोवाइडेड विथ, LHV कोच जो है AAR H टाइप टाइट लॉक CBC कपलर यूज किया जाता है। तो AAR H टाइप CBC यानी C इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच इज द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ लीव नोट ड्यू ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ सर्विस। अच्छा, सर्विस के दौरान जो है LND एक लीव होता है, लीव का हमने एक PDF भी बनाया है जो आपको दिया भी है। तो उसमें LND जो है मैक्सिमम लिमिट कितना है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ उसका 1 साल का है 365 दिन, ठीक है, 1 ईयर है। चलिए आगे 17 का हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट ए टाइम रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड। लीव ऑन एवरेज पे जो होता है LAP, और मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, तो मैक्सिमम जो दिया जा सकता है वो 120 दिन का दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें और अंदर की गहराई है कि अगर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, लेकिन पड़ोसी कंट्री छोड़ के, जैसे कि भारत हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब छोड़ के यदि अमेरिका या इंग्लैंड वगैरह जाने के लिए अगर आपको LAP चाहिए तो उसमें आपको 180 दिन का दिया जाता है, लेकिन वो आपसे नहीं पूछा है। उसके बाद देखिए 19, when no leave in admissible under any other rule the leave granted is, ठीक है। जो कोई लीव एडमिसिबल नहीं है तो कौन सा लीव हम लोग ले सकते हैं, ये पूछ रहा है।
तो EOL होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, वो हम लोग ले सकते हैं EOL। उसके बाद देखिए हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP, ये मेडिकल वाला हो गया, कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस, मतलब सर्विस में कितना इसको जमा कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप जमा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। LAP शैल बी क्रेडिटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, मतलब LAP जो है कितना एक महीने में कितना आता है, महीने में पूछ रहा है। LAP शैल बी क्रेडिटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ मंथ के हिसाब से पूछ रहा है। तो 6 महीना में 12 मिलता है, तो 12 में 6 से भाग दीजिएगा तो एक महीना में कितना होगा 3, नहीं 6 महीना में 15 मिलता है, तो 15 में 6 से भाग दीजिए तो कितना होगा 2.5, ठीक है, यानी 2.1/2 पर मंथ, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 2.5 आपको प्रति महीना मिलता है, ये तो सबको मालूम ही है ये सब क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल विच लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन फॉर ए पीरियड ऑफ, जो पैटर्निटी लीव होता है वो 15 दिन का होता है, 2 बच्चे के लिए मिलता है, और वो 15 दिन का मिलता है, जो कि 6 महीने के अंदर लेना अनिवार्य है, बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर। उसके बाद 23 देखिए, द फोनिक व्हील्स स्क्रू शुड बी टाइटेंड विथ, जो फोनिक व्हील होता है जो कि 80 जिसमें दांत होते हैं, ठीक है, ये फोनिक व्हील होता है, इसमें 80 दांत होते हैं, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर इसको सेंस करके वहाँ जो मदरबोर्ड है उसमें शो करता है। उस पर भी हम वीडियो हमने बनाया है LHB का। वो फोनिक व्हील को टाइट करने का जो स्क्रू है वो कितना न्यूटन मीटर से टाइट किया जाता है वो पूछ रहा है, ठीक है, 23 नंबर का। तो वो जो है 21 Nm का वो किन न्यूटन से उसको टाइट किया जाता है, ठीक है। और उसका साइज अगर पूछे, वही जो रिंच से उसको टाइट किया जाता है, वो रिंच का अगर साइज पूछे तो M8x35, ठीक है। उसका साइज अगर पूछे तो ये, और कितना न्यूटन मीटर से टाइट किया जाता है तो 21 Nm, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। और आपको एक्सेल जो बॉक्स का फ्रंट कवर होता है वो अगर आपसे पूछे 170 Nm से उसको टाइट किया जाता है। इस तरह के हम वीडियो में सबका दिया हुआ है, किससे किसको टाइट किया जाता है वो आप अपना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से आ जाते हैं। चलिए हम अब 24 में चलते हैं। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू टाइटन द लॉकिंग प्लेट ऑफ CBC ऑफ LHB को, जो LHB का लॉकिंग प्लेट का CBC जो होता है, CBC का लॉकिंग प्लेट जो होता है वो किससे टाइट किया जाता है, कितना न्यूटन से, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो होता है 200 Nm से उसको टाइट किया जाता है। उसके बाद 25 देखिए, ब्रेक डिस्क डायमीटर ऑफ फिएट बोगी का जो ब्रेक डिस्क होता है, ठीक है, इस तरह का होता है, जिसमें खाली खाली जगह होता है इसमें, ठीक है। मुझे बनाना नहीं आ रहा है लेकिन आप समझ गए होंगे। जो तो उसका क्या पूछ रहा है, उसका डायमीटर 640 होता है, अगर इसका थिकनेस पूछे मोटाई तो 110 mm का होता है, और डायमीटर 140 mm का होता है, 640। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। द एयर गैप बिटवीन द रोटेटिंग गियर एंड सेंसर ऑफ स्पीड सेंसर ऑफ द LHB कोच का जो स्पीड सेंसर और रोटेटिंग गियर के बीच जो गैप होता है वो गैप कितना mm होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। ये बहुत आसान है, 0.4 से 1.4 mm का उसका गैप होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, व्हाइल अटेंडिंग वेल्डिंग रिपेयर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोच, जब LHB कोच का अंडर फ्रेम का रिपेयरिंग चल रहा हो, इफ DC वेल्डिंग मशीन इज यूज, जब DC वेल्डिंग का मशीन यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोड इज टू बी कनेक्टेड विथ, इलेक्ट्रोड वाला जो वायर होगा वो किससे कनेक्ट होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो वो जो है पॉजिटिव वाले से कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, ठीक है, पॉजिटिव थर्मल ऑफ मशीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइट ऑफ CBC ऑफ ए वर्कशॉप ऑफ LHB कोच अंडर इट्स टेयर कंडीशन शुड बी, जो टेयर मतलब खाली कंडीशन में रहेगा तो हाइट उसका कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है LHB कोच का। तो 1090 से 1105 होना चाहिए, ठीक है।
मिनिमम अगर पूछे, मिनिमम 1030 होता है। ये मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछा है तो 1090 से 1105, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन ये इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मिनिमम आप बोले तो 1030 लेंगे। कुछ भी नहीं बोला है। हाइट ऑफ सीबीसी ऑफ ए वर्कशॉप आउट, जब रिपेयर हो जाएगा, वर्कशॉप से आउट होगा, तो जाहिर सी बात है कि 1090 से 1105 के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इलेक्ट्रोड यूज फॉर वेल्डिंग फॉर क्रैक्स और सोल बार ऑफ एलएचबी कोच का जो एलएचबी कोच का जो सोल बार क्रैक होता है, तो उसमें किस तरह के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका D2 इलेक्ट्रोड का नाम है D2। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अंडर फ्रेम कंपोनेंट्स ऑफ एलएचबी कोच सेल रिक्वायर्ड टू रिपेयर या रिप्लेस व्हेन, जो अंडर फ्रेम एलएचबी कोच होता है, जो उसका कंपोनेंट्स कितना परसेंट डैमेज हो जाएगा तो उसको रिप्लेस या करेंगे या रिपेयर करेंगे, वो पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। इफ़ इट हैज़ लॉस्ट मोर देन 20% ऑफ इट्स थिकनेस, इसका थिकनेस 20% से कम हो गया तो उसको या तो रिपेयर करेंगे या रिप्लेस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अटेंडेंट एज डिफाइन इन पास रूल मीन्स, पास रूल में जो अटेंडेंट का डिफाइन किया जाता है, कहा जाता है कि इसको इतना अटेंडेंट्स ले जाने का है। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर है या कोई रोगी पीड़ित है तो उसको अटेंडेंट अलाउड है। तो अटेंडेंट के बारे में पूछ रहा है कि अटेंडेंट जो है चलिए अटेंडेंट पर हम लोग थे। तो अटेंडेंट को क्या डिफाइन करेंगे, उसकी क्या परिभाषा है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो उसकी परिभाषा, ए पर्सन एक्सक्लूसिव एम्प्लॉय ऑन सैलरी इन ए पर्सन सर्विस ऑफ ए रेलवे सर्वेंट, ठीक है। वो किसी न किसी प्रकार से पर्सन सर्विस में होगा, वही अटेंडेंट होगा, ठीक है। वो आगे देखते हैं। इसका सी है, याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड, SF, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब SF इज यूज्ड टू इशुएंस ऑफ मेजर पेनल्टी चार्ज शीट ऑन ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, मतलब जो मेजर पेनल्टी के लिए कौन सा यूज किया जाता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो वो होता है SF5। SF5 ऑप्शन B और C दे दिया है, तो आप क्या लगाएंगे, ये भी अब संदेह की बात है। तो सबसे पहले जो सही वाला रहेगा वो लगाएंगे, हम यहाँ क्या लगाएंगे, B लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये गलत दे दिया है, दोनों को ऑप्शन एक ही दे दिया है। अच्छा 33 देखते हैं। वेयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आर नॉट अवेलेबल, जब अपॉइंटिंग जो नियुक्ति प्राधिकारी जो होता है ना, नियुक्ति अधिकारी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो DA का रूल है उसमें आपको बताया गया है, नहीं है तो कौन उसको उसके जगह उसका जगह कौन ले सकता है, वो शुड बी ट्रीटेड एज ए अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो जिस विभाग में, जैसे कि कोई वर्कशॉप है, वर्कशॉप में वर्कशॉप का जो हेड होगा वो उसका जगह ले सकता है, जैसे CWM ले सकता है, लेकिन कोई जगह के नाम नहीं बोला है। किसी विभाग का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेन अधिकारी होगा वही उसका जगह ले सकता है। उसके नहीं रहने पर तो हम यहाँ इसका आंसर GM लेंगे। अगर CNW किसी डिपार्टमेंट वगैरह देता तो वहाँ DRM हो जाता, नहीं तो CWM हो जाता। तो GM सबसे बड़ा हो गया, इसलिए हम इसको GM लेंगे, यहाँ आंसर C होगा इसका आंसर। उसके बाद 34 देखिए। व्हेन कैजुअल लेबर कैन बी गवर्न अंडर द रेलवे डिसिप्लिनरी रूल, ठीक है। कैजुअल लेबर कैन बी कब, जब सरकारी माने सरकार के सेवा के अंतर्गत कब आ सकते हैं कैजुअल लेबर भी, यानी सरकारी नौकरी ना हो जाएगा सरकार के अंतर्गत, जैसे कि किसी प्रकार का छुट्टी या किसी प्रकार का लाभ कैजुअल लेबर को भी मिलता है, तो वो लेने के हकदार कब होंगे, तो किसी न किसी प्रकार से सरकार की सेवा में आएंगे, या प्राइवेट सेक्टर में ही, अगर वेल्डर अगर किसी प्रकार के सरकारी
प्राइवेट तरह से नियुक्त होते हैं, तो उनको वेल्डिंग का ट्रेनिंग जब हो जाएगा तभी उनको सरकार सेवा में आ जाएंगे। और सरकार जैसे पीएफ कटना, संडे को छुट्टी होना, इस तरह के फैसिलिटी उसको तभी मिलेंगे। ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर 34 का जो होगा आंसर वो हो जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग टेम्पररी स्टेटस। ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग टेम्पररी, इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हर एक क्वेश्चन रट लेना है आपको, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार पूछता है। व्हेन ए रेलवे एम्प्लॉय प्लेस अंडर सस्पेंशन बट ओनली ए माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड, अंडर सस्पेंशन में गया लेकिन माइनर पेनल्टी ही सिर्फ इम्पोज हो पाया, ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन पीरियड इज एज, तब उसको क्या होगा, सस्पेंशन पीरियड का ट्रीटमेंट मतलब बाद में इसके साथ क्या किया जाएगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है, तो उसका ड्यूटी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्यूटी के साथ उसको पेनल्टी दिया जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस अंडर सस्पेंशन, ही हैज़ बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड। एकदम फेमस क्वेश्चन है कि कोई रेलवे कर्मचारी अगर पुलिस कस्टडी में 48 घंटे से ज़्यादा अगर रह गया तब उसको सस्पेंशन के अंतर्गत रखा जाएगा। कब से, जब से उन्होंने पुलिस में, जब पुलिस वाला जब उसको गिरफ्तार किया है उसी डेट से। तो उससे हमको डेट से मतलब नहीं है, 48 घंटे से ज़्यादा रह जाएगा तो उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, द फॉलोइंग आर नोट इन पेनल्टी अंडर डीए रूल, कौन सा इसमें पेनल्टी नहीं है, मतलब कि शास्ति कौन सा नहीं है। ठीक है, सेंश्योर है, वार्निंग है, स्टॉपेज ऑफ पेजेज है, द रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ एनी पिक्यूनरी लॉस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा वार्निंग। वार्निंग चेतावनी है। ठीक है, एक चेतावनी दिया जाता है कर्मचारी को ताकि ये जो गलती हुई है उसको दोबारा ना दोहराए। सेंश्योर जो है इसका निंदा होता है, सेंश्योर का मतलब निंदा। तो ये एक पेनल्टी है, बाकी सब पेनल्टी है, सिर्फ वार्निंग पेनल्टी नहीं माना जाता है। आगे को देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अब सस्पेंशन भी पेनल्टी नहीं माना जाता है, सिर्फ काम करने से रोकने के लिए वो सस्पेंशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अलाउड टू बी इंगेज्ड एज ए डिफेंस काउंसिल। जो डिफेंस, जब किसी पर कार्यवाही चलेगी डिसिप्लिन अपील रूल के तहत, तो जो डिफेंस काउंसिल होगा उसमें कौन नहीं होगा ये पूछ रहा है। डिफेंस काउंसिल में कौन नहीं होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है लीगल पिटिशनर जो है, लीगल पिटिशनर वो नहीं होगा, बाकी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी। उसके बाद 39 देखिए, विच अथॉरिटी इज कट टू पेंशनरी बेनिफिट, जो पेंशनर का बेनिफिट होता है पेंशनरी, वो कौन कट कर सकता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कट करने का पावर बहुत ऊंचे अधिकारी में ही महामहिम को है। ठीक है, जिनका नाम है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी, क्या होगा जब इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा चार्जशीट एडमिटेड बाय सीईओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, डैश मेटल यूज इन बॉयलर सेफ्टी प्लग, बॉयलर सेफ्टी प्लग में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, तो ब्रास यूज किया जाता है। उसके बाद 42 देखिए, डैश टेस्ट बीइंग यूज टू बी डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट ऑफ एक्सल्स, जो एक्सल्स होता है उसका इंटरनल फॉल्ट होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, यूएसटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, एक्सरे एक तरह से होता है वो। तो इसमें बी इसका आंसर हो जाएगा 42 का बी। चलिए 43 देखिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे, मेडिकल डिपार्टमेंट में जोनल रेलवे में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जोन का सबसे बड़ा हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है। ठीक है, तो इसका सीएम ही होता है, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन पीएलजी है नहीं, प्लानिंग का हो गया, ई हो गया प्रिंसिपल ऑफ चीफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि सीएमई जो प्लानिंग का सिर्फ हो गया, सीआरएसी तो हो ही नहीं कह सके। इसका आंसर हो जाएगा ए 43 का। डैश हार्डनेस इंक्रीजेज इन केस हार्डनिंग,
हार्डनिंग के केस में क्या हार्डनेस इसमें इंक्रीज किया जाता है, तो सिर्फ सरफेस का किया जाता है, यानी कि एक्सटर्नल, इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद 45 देखिए, ए सी इज़ फॉर, ए सी क्या है, ए सी क्या है, ए सी इज़ फॉर स्टॉक है, ठीक है, ए हो जाएगा इसका। उसके बाद 46 का देखिए, डैश टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड इन डीपीटी, डीपीटी मतलब डाई पेनिट्रेंट टेस्ट होता है, डाई पेनिट्रेंट, आपने एक स्प्रे लगा कर टेस्ट करते हुए देखा हो, उसी को डाई पेनिट्रेंट टेस्ट कहा जाता है। इससे क्या क्रैक, इससे क्या जांचा जाता है, इससे जो है सरफेस का कुछ क्रैक है वो जांचा जाता है, इंटरनल नहीं सरफेस का। चलिए 46 हो गए। 47 देखिए, मशीन इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग गियर टीथ, कौन सा गियर टीथ का मैन्युफैक्चरिंग करता है, उस मशीन का नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मिलिंग उसका नाम है, मिलिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद 48 देखिए, पीओएच ऑफ आईसीएफ कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ, पीओएच जो होता है आईसीएफ का पीरियोडिक ओवरहोलिंग, वो 18 महीना पर होता है, 48 का हो जाएगा सी। उसके बाद 49 देखिए, मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल, रेल लेवल से बफर हाइट का मिनिमम हाइट अगर पूछे तो 1030, अभी हमने आपको बताया था मिनिमम हाइट 1030 होता है। 49 हो गया। 50 देखिए, मिनिमम फ्लेंज थिकनेस इन वन व्हील प्रोफाइल है, जो वन व्हील प्रोफाइल होता है उसका मिनिमम फ्लेंज थिकनेस जो होता है वो तो वो होता है, वो जितना हो, हाँ 25, देखिए 25 इसका आंसर लगाइएगा। ऐसे स्टैंडर्ड 29.4 होता है, ठीक है, 29.4 होता है, लेकिन आपको यहाँ सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो 25 ही है, तो इसको सी लगाएंगे। मिनिमम भी पूछा है तो 25 लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन एलएचपी कोच, एलएचपी कोच में ब्रेक सिलेंडर कितने होते हैं, तो याद रखिएगा जितना चक्का उतना सिलेंडर, ठीक है। तो कितने चक्का होता है एक कोच में, 8 चक्का होता है, तो 8 सिलेंडर हो गया। उसके बाद 52 देखिए, SS2 शेड्यूल, ठीक है, SS1 SS2, SS1 18 महीना, SS2 उसका दोगुना 3 साल, SS3 जो है 6 साल पड़ता है। तो SS2 पूछा, तो SS2 3 साल यानी कि 36 महीना, ठीक है। एक्सेल लोड ऑफ एसी कोच, एसी कोच का एक्सेल लोड पूछ रहा है 53 में, तो 16.25 होता है एक्सेल लोड एसी का। उसके बाद 54 देखिए, क्लीन नहीं है ये भी, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लीन दिखाई दे। प्राइमरी सस्पेंशन यूज इन फिएट बोगी, फिएट बोगी की प्राइमरी सस्पेंशन में क्या यूज किया जाता है, ठीक है, डबल नेस्ट कोयल स्प्रिंग्स यूज किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंगल तो होता ही नहीं है, और शॉक एब्जर्वर होता नहीं, इसमें डैम्पर होता है, शॉक एब्जर्वर आईसीएफ में होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसका 55 देखिए, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाय सीआरएस, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको रट लीजिए। सीआरएस का मतलब कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, सीआरएस। उसके बाद 56 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी, एफआरपी मतलब फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ठीक है, एफआरपी मतलब फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है, इसका बी हो जाएगा। 56 का हो जाएगा बी। उसके बाद 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, हाउ द वेट ऑफ बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन आईसीएफ कोच, जो आईसीएफ कोच होता है उसमें बॉडी का वेट कैसे ट्रांसफर होता है ट्रॉली में, तो क्या होता है, साइड बैरियर के द्वारा होता है। साइड बैरियर में दो प्लेट्स होते हैं, एक इडली के आकार का होता है, इसको ब्रॉन्ज प्लेट कहा जाता है, उसका कॉन्डेमिंग साइज और उसका जो स्टैंडर्ड साइज, ये सब हमने आपको बता दिया है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच इज थ्रू, जो ड्रॉ और बफिंग फोर्स है उसको क्या कौन सेंट्रल पिवोट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसको सहन करता है। सोल बार ऑफ आईसीएफ कोच कंसिस्ट ऑफ, सोल बार जो आईसीएफ का कौन इस तरह का होता है, जेड सेक्शन, इसको याद रखिएगा। सोल बार का ऊपर का कोर इधर होता है
नीचे का कोर इधर होता है, ठीक है। इसको जेड सेक्शन कहा जाता है। 60 क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, व्हाट इज कलर ऑफ बी ग्रुप कोयल स्प्रिंग। जो कोयल स्प्रिंग जो होता है उस पर 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ए बी सी, इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है, वाई बी जी याद रखिएगा, वाई बी जी, ठीक है। येलो, ब्लू और ग्रीन। ए टाइप का जो कोयल स्प्रिंग रहेगा उसका वो येलो कलर रहेगा, बी टाइप वाला का ब्लू रहेगा, सी टाइप वाला ग्रीन रहेगा। तो इसमें बी टाइप का पूछा है तो बी टाइप का क्या होगा, ब्लू, ऑक्सफोर्ड ब्लू, ठीक है। ऑक्सफोर्ड ब्लू लिखा है, या ब्लू भी रहे तो ब्लू ही मार दीजिएगा। तो 60 क्वेश्चन हो गया, बचा 50 क्वेश्चन, वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारा नोट्स अगर कोई आदमी लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, 8121390916 मोबाइल नंबर है, उसका व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।